हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, जिसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्या होता है और इसे हम ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है और इसके चरण क्या क्या होते हैं और इसमें कितने एटीपी अणु बनते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस शब्द का अर्थ है शर्करा का विघटन। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसके चरणों की खोज वैज्ञानिकों गुस्ताव एबंडन, ओटो मेयरहोफ और जे पार्नस ने की थी। इन सबके नाम के फर्स्ट अक्षर से मिला के इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। यह 10 क्रमबद्ध चरणों में संपन्न होती है। यह कोशिका द्रव में बिना ऑक्सीजन के उपयोग के संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवों में समान रूप से संपन्न होती है। ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा क्या होती है। तो ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस में संपन्न होने वाले सभी 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 3 पदों में बांट सकते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। दूसरा स्टेप होता है फास्फोलीकृत ग्लूकोज अणु का फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणुओं में विघटन। और तीसरा स्टेप होता है पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण। हमें यह पता होना चाहिए कि वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन का प्रथम पद ग्लाइकोलाइसिस ही होता है और यह स्वयं अवायवीय होता है। सभी सजीव सेल्स के साइटोप्लाज्म में यही क्रिया संपन्न होती है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस किस प्रकार होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत ग्लूकोज से होती है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत भी किससे होगी, ग्लूकोज से होगी। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला यौगिक होता है, वह क्या करता है कि एटीपी से क्रिया करता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। और इस क्रिया में हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति आवश्यक होती है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है कंकाल पेशी में पाया जाता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज एंजाइम लीवर या फिर यकृत में पाया जाता है। इन एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को ग्रहण करता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है। यह ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, जो कि सबसे प्रमुख दर नियामक एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस का, से क्रिया करता है और एटीपी अणु से फास्फेट ग्रुप को ग्रहण करता है और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण करते हैं। यह दोनों ही जो यौगिक होते हैं वह 3 कार्बन वाले होते हैं और यह दोनों जो है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और फास्फेट ग्रुप को ग्रहण करता है और 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाता है। अब यह 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट प्राप्त हुआ था, जो कि एक 6 कार्बन वाला यौगिक होता है, जबकि फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 कार्बन वाला है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 कार्बन वाला है। जब 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का फास्फोलीकरण करके 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना दिया जाता है और अगर 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड की आवश्यकता होती है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तथा 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब इस क्रिया में एल्डिहाइड से अम्ल का निर्माण हुआ है, मतलब कि ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन मुक्त हुआ है। यह हाइड्रोजन जो है Na++ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे 2 NADH2 का निर्माण होता है। ठीक है। अब यह 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल डाईफास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फेट ग्रुप को त्याग देता है और 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है। यह फास्फेट ग्रुप ADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे 2 ATP का निर्माण होता है। अब यह फास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। अब यह 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है।
अब यह फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भी फॉस्फेट ग्रुप मुक्त होता है जो एडीपी के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे 2 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारे पास 2 एटीपी यहाँ पे बनती है और 2 एटीपी ही ऊपर बनती है, तो इस प्रकार कुल 4 एटीपी बनती है और 2 NADH2 के बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के हमने जो 3 चरण देखे थे वो किस प्रकार होते हैं। तो प्रथम चरण होता है हमारे पास ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण में ग्लूकोज का एक एटीपी अणु का उपयोग करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में समायोगीकरण क्रिया के द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी समायोगीकरण की क्रिया होती है वहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा? आइसोमरेज एंजाइम प्रयुक्त होगा, क्योंकि समायोगीकरण को ही हम आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट पुनः एक एटीपी अणु का उपयोग करके फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 16 डाई फास्फेट का निर्माण करता है। अब इसमें क्या रिएक्शन होती है हमने ऊपर देख ली है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में इसे लिखे हैं तो स्टेप्स के अंदर आपको वापस रिएक्शन भी वापस लिखनी है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज एटीपी अणु से जुड़ता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। अब यह ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट पुनः एटीपी से क्रिया करता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और फ्रक्टोज 16 डाई फास्फेट का निर्माण होता है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर फास्फोलीकृत ग्लूकोज अणु का फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणुओं में विघटन होता है। इस अभिक्रिया में 6 कार्बन युक्त फ्रक्टोज 16 डाई फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में विखंडित होकर 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड व 3 कार्बन युक्त डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण करता है और इनके प्रत्येक का एक अणु निर्मित होता है। इसकी रिएक्शन हम देखते हैं तो इसकी रिएक्शन में क्या होता है? फ्रक्टोज 16 डाई फास्फेट एल्डोलेज के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में परिवर्तित होते हैं। यानी कि 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट आपस में ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित होते रहते हैं। ये दोनों यौगिक ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अंतः परिवर्तनीय हैं। इनमें से केवल 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, अतः जैसे जैसे 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है वैसे वैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तित होता रहता है। थर्ड स्टेप आता है हमारा पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण। तो इसमें क्या होता है कि 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। पहले सर्वप्रथम 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड फास्फोरिक अम्ल से एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में क्रिया करके 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण करता है, जो ऑक्सीकृत होकर 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। यह ऑक्सीकरण चरण कहलाता है। इस अभिक्रिया में त्यागे गए हाइड्रोजन आयन को NAD+ द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे NADH2 का निर्माण होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रवेश करके ATP का निर्माण करता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो NADH2 होता है उसका मतलब होता है 3 ATP, और जब आगे हम क्रेब्स चक्र की बात करेंगे तो उसमें FADH2 भी बनेगा, उसका मतलब होता है 2 ATP, और GTP भी बनेगा जिसका मतलब होता है 1 ATP। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो है हमने जब ग्लाइकोलाइसिस की सारी रिएक्शन एक साथ देखी थी उसी के समान है, तो आपको उससे देख देख के ही एक एक करके ये रिएक्शन लिखती जानी है। इसमें क्या होता है कि 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करता है और डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनता है। 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है और इस क्रिया में मुक्त हुए हाइड्रोजन NAD+ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। सिक्स्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल से 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल अपना फास्फेट ग्रुप त्याग देता है, जो ADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ATP अणु का निर्माण होता है और 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। यही क्रिया डाई फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। सातवें चरण में हमारे 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में रूपांतरण होता है। 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समावी 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब 8वें चरण में 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। तो 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल जल का एक अणु इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में त्याग कर 2 फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है।
9वें स्टेप में हमारे पास 2 फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का पायरुविक एसिड में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इस चरण में क्या होता है कि फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल एडीपी से क्रिया करता है पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है और एटीपी अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्लाइकोलाइसिस को पूर्णतः इस अभिक्रिया के द्वारा भी दर्शा सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के लिए 2 एटीपी की आवश्यकता होती है और 4 एडीपी इसमें जुड़ते हैं जो बाद में एटीपी में कन्वर्ट होते हैं और 2 फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ते हैं और 2 NADH2 इसमें जुड़ते हैं, जिससे C3H4O3 जिसे हम पायरुविक अम्ल कहते हैं बनता है। 2 अणु बनते हैं पायरुविक अम्ल के। ठीक है, और जो 2 एटीपी थी वो 2 एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है और 4 एडीपी से 4 एटीपी बनती है और 2 NADH2 का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का सार क्या होता है। तो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 अणु निर्मित होते हैं। पायरुविक अम्ल को हम CH3COCOH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेकंड क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी का निर्माण सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोलीकरण यानी कि SLP से होता है, जिसमें 2 अणु एटीपी खर्च हो जाते हैं, अतः 2 अणु जो होते हैं एटीपी शुद्ध लाभ होता है। इनमें 2 अणु NADH2 बनते हैं जो ETS द्वारा 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जो होता है NADH2 3 एटीपी का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में न तो O2 का उपयोग होता है न ही कहीं CO2 का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कुछ मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं जो अन्य संश्लेषी क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, अतः इसलिए हम क्या कहते हैं कैटाबोलिक रीसिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है अन्य जैविक पदार्थ भी संश्लेषित होते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का यूज जो होता है ग्लिसरॉल के संश्लेषण में होता है और फास्फोग्लिसरिक एसिड का उपयोग जो होता है कई प्रकार के एमिनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, सीरीन, सिस्टीन आदि के संश्लेषण में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पायरुविक एसिड बनता है उसका वायवीय अवस्था में क्या भविष्य होता है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाला पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने पर श्वसन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स स्थल में पायरुविक एसिड का एक कार्बन परमाणु वाले CO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। इसे ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण कहते हैं। तत्पश्चात इसका पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में पहले ऑक्सीडेशन होता है और बाद में कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में 5 सहकारक की आवश्यकता होती है, जैसे कि लिपोइक एसिड, थाइमीन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन, कोएंजाइम ए और NAD+ की आवश्यकता होती है। एसिटिल कोएंजाइम ए के निर्माण की अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए हम इसे प्रवेश अभिक्रिया या योजक अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो पायरुविक एसिड होता है वह पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में तथा मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम ए और NAD+ की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया में जो मुक्त हाइड्रोजन होते हैं वो NAD+ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे NADH2 का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम CH3C+O कोएंजाइम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस रिएक्शन में CO2 निकलती है जो विकार्बोक्सीकरण है। ठीक है, तथा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिंक रिएक्शन द्वारा कुल कितने एटीपी बनते हैं। तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तथा एक NADH2 बनता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाली रिएक्शन में देखा था, तथा एक ग्लूकोज से कुल 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बनता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, एक 6 कार्बन वाला पदार्थ होता है, जिससे क्या बनते हैं 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होगा कि लिंक रिएक्शन से 2 NADH2 का निर्माण होगा और इससे क्या होगा ETS के द्वारा कुल 6 ATP का निर्माण होगा। ठीक है,